एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आपका मोटिवेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, टाइप्स, पैराडाइम्स, फैक्टर्स। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 4 पैराडाइम्स में मैंने डिस्कस किया था तीन मेथड को डिस्कस कर लिया था, यानी कि मेजर अप्रोचेस ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में या और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में इंस्टिंक्ट थ्योरी, ड्राइव थ्योरी और थर्ड है इंसेंटिव थ्योरी। यानी इन तीन थ्योरीज़ को हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी क्या है, यानी विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। पांचवा है आदर्श स्तर सिद्धांत, ऑप्टिमल लेवल थ्योरी। और सातवां है वेक्टर कर्षण शक्ति सिद्धांत, वेक्टर वैलेंस थ्योरी। हाँ, सही सुन रहे हैं, वेक्टर कर्षण शक्ति सिद्धांत। क्योंकि नीड हायरार्किकल थ्योरी जो है, इसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर मैंने से अलग से वीडियो बना रखी है। मैस्लो का जो नीड हायरार्किकल थ्योरी है, तो इसे आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एक बार, वहाँ पर पड़ा हुआ है यूपी पीजीटी साइकोलॉजी मोटिवेशन नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से। तो इसको अगर आप लोग को ज़रूरत होगी अलग से इस पर वीडियो बनाने की तो मैं बना दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे, 4, 5 और 7 को। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत या ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी क्या कहती है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोलोमैन तथा कॉर्बिट 1974 द्वारा किया गया। देखिए, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ही से हो जाता है कि ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका आंसर है सोलोमन तथा कॉर्बिट 1974। ठीक है। बाद में इसको सोलोमन ने इस सिद्धांत को में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, यानी कि बाद में सोलोमन ने इसे और आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या बताया। देखिए, यह सिद्धांत अभिप्रेरक की व्याख्या सुखवादी नियमों के आधार पर करता है। यानी ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी किस पर बेस्ड है, हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल्स पर। यानी कि ये मोटिवेशन को कैसे डिफाइन करता है, सुखवादी नियमों के आधार पर, यानी कि जो हमें प्लीज़र देती हैं। आगे देखिए क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार सुख देने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग अभिप्रेरित रहते हैं तथा इससे हमें अच्छी सामयिक अनुभूति या सुख की अनुभूति होती है, तथा वैसे लक्ष्यों को जिनसे हमें अप्रसन्नता होती है हम दूर रहना चाहते हैं। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, हर इंसान उसी चीज़ को चुनता है जिससे उसे प्लीज़र मिलता है, जिससे उसे सुख मिलता है। ठीक है। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी दुखी या अप्रसन्न करने वाले लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ना चाहता है। तो ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी का मतलब यही है कि ये जो है इमोशनल एक्सपीरियंस या सुख की अनुभूति, मतलब ऐसे गोल की ओर क्या बोलते हैं कि डायरेक्टेड होता है जिससे मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। और मनुष्य या जो हम लोग हैं सुख की प्राप्ति के लिए केवल मोटिवेटेड रहते हैं, और जो हमारी अप्रसन्नता है, दुख है, उससे हम हमेशा दूर रहना चाहते हैं। आगे देखिए क्या है, चूँकि यह सिद्धांत अभिप्रेरित व्यवहार से उत्पन्न प्रसन्नता या अप्रसन्नता पर बल डालता है, अतः इस सिद्धांत को संवेग का भी सिद्धांत माना गया है। देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि मोटिवेशन का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हैं या थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी जानते हैं या माना गया है। संवेग का भी सिद्धांत इसे हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा डिटेल में, तो देखिए क्या है, इस सिद्धांत का मूल तत्व यह है कि अधिकतर संवेग तथा अभिप्रेरक उत्पन्न करने वाले उद्दीपक द्वारा दो विपरीत तथा विरोधी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। यानी इसमें क्या कह रहा कि जो इमोशंस और मोटिव हैं, इसको ये जिस स्टिमुलस से उत्पन्न होते हैं उनसे जो है दो विपरीत और विरोधी अवस्थाएं, यानी कि विपरीत और विरोधी अवस्थाएं का मतलब जैसे सुख दुख, हंसी खुशी, है ना। यानी कि एक अवस्था सुख है तो दूसरी अवस्था उसका जस्ट अपोजिट होगा, दुख होगा। आनंद है तो सैड होगा। ये सारी चीज़ें, तो जैसे ए अवस्था तथा बी अवस्था। यानी कि इसमें देखिए क्या है, जब कोई सामवेगिक अभिप्रेरणात्मक यानी इमोशनल मोटिवेशनल स्टिमुलस व्यक्ति को उत्तेजित करता है तो इससे एक विशेष अवस्था, चाहे वो प्रसन्नता हो या अप्रसन्नता हो, उत्पन्न होती है। यानी कि जब कोई स्टिमुलस, किसी भी प्राणी को स्टिमुलस जो है उत्तेजित करता है, तो दो कंडीशन अराउज होती हैं, दो कंडीशन जनरेट होती हैं, या तो वह इंसान सुखी होगा, प्लीज़र होगा, या उसमें अप्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा।
यानी आगे देखिए क्या है, यदि उद्दीपक या जो स्टिमुलस है कुछ समय के लिए लगातार व्यक्ति के सामने उपस्थित रहता है तो व्यक्ति उस उद्दीपक के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें उत्पन्न प्रसन्नता या अप्रसन्नता का स्तर की में काफ़ी कम हो जाती है, यानी काफ़ी कमी हो जाती है। यानी वही बात है कि अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें लगातार आपको थोड़ी देर तक रखा गया है, तो शुरुआत में तो उस सिचुएशन का जो अवस्था है, चाहे वो ए अवस्था हो यानी प्लीज़र हो, चाहे वो बी अवस्था हो यानी डिसप्लीज़र हो, उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वो जो इंसान जो है, जो मनुष्य है, अनुकूलन करता जाता है परिस्थिति के हिसाब से, और उसकी जो तीव्रता है धीरे धीरे कमतर होती चली जाती है, घटने लगती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जो ए अवस्था होती है वो ठीक बी अवस्था के विपरीत होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्रसन्नता उत्पन्न हुई है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अप्रसन्नता। आगे देखिए क्या है, जब इस उद्दीपक को व्यक्ति के सामने से हटा दिया जाता है तो इससे एक विशेष इमोशनल मोटिवेशनल स्टेट उत्पन्न होता है जिसे बी अवस्था कहा जाता है। यानी कि जब तक वो स्टिमुलस इंसान के सामने प्रेजेंट है, तो मान लीजिए अगर पहली कंडीशन में वो खुशी है तो ये स्टिमुलस रिमूव करने के बाद जो है कि वो दुखी हो जाएगा, और अब ये स्टेट मान लीजिए वो दुखी है तो स्टिमुलस हटा लेने के बाद स्टिमुलस से दूर जाने के बाद वह सुखी हो जाएगा। ठीक है, यानी धीरे धीरे वो अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। जैसे एक मान लीजिए उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए एक आपके घर के बगल में आटा चक्की की मशीन है, आटा पीसने वाली, गेहूँ पीसने वाली आटा चक्की की मशीन है। यानी कि जब मशीन चलती है तो आपको काफ़ी व्याकुलता होती है, यानी डिस्टर्बेंस होता है। भाई जाहिर सी बात है, गेहूँ चक्की की मशीन के पास आपका घर है तो दिन भर आवाज़ आती रहेगी, और जब मशीन स्टार्ट होती है तो आप काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस होता है आपको। इसको हम लोग कहते हैं डिसप्लीजर या अवस्था है। लेकिन कुछ मिनट के बाद मशीन में उत्पन्न आवाज़ के साथ आप अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, यानी अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी आपको पता है कि मशीन ये दिन भर चलती रहेगी क्योंकि ये बगल में ही दुकान है। तो इससे होता क्या है, जो हमारा माइंड मेकअप है वो माइंड मेकअप हो जाता है, यानी हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को, अनुकूलित कर लेते हैं। और यानी कि ये जो नॉइस हो रही है आटा चक्की वाली मशीन की, इसको हम लोग अपने अनुकूल कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि अप्रसन्नता की जो अवस्था उत्पन्न हुई है वो धीरे धीरे कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अनुकूलन कर लिया है परिस्थितियों के अनुरूप। या अब आगे देखिए क्या है, कुछ घंटों के बाद जब मशीन चलना बंद होता है तो फिर आप में एक विशेष सामयिक प्रेरणात्मक अवस्था उत्पन्न होती है, जो अवस्था ए के ठीक विपरीत होती है। अब मान लीजिए मशीन जब चल रही थी तो आपको डिसप्लीजर हुआ, अप्रसन्नता हुई, लेकिन धीरे धीरे आपने अनुकूलन कर लिया और इसके स्तर में कमी आ गई। फिर क्या हुआ, सेकंड स्टेज हुई जब मशीन बंद हो गई। मशीन बंद हो गई तो नॉइज़ ख़त्म हो गया। नॉइज़ ख़त्म हो गया तो पहले आपके पास जो है ये अवस्था थी, आप अप्रसन्न थे, लेकिन नॉइज़ बंद होते ही आप खुश हो गए, यानी प्रसन्न हो गए। इसकी जस्ट अपोजिट अवस्था होती। तो अपोनेंट प्रोसेस का मतलब यही है कि दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं किसी भी स्टिमुलस से। एक ये अवस्था पॉजिटिव है तो दूसरी निगेटिव होगी, यानी एक तरीके का विलोम। सुख है तो दुख, खुशी है तो दुखी, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो ये है। आगे अगर हम बात करें, देखिए मशीन के रुकने से अचानक अत्यधिक प्रसन्नता, खुशी तथा शांति के स्तर में कमी होने लगती है और व्यक्ति एक सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो ये अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी का जो है सिद्धांत है, इसमें बताया गया है कि अपोनेंट प्रोसेस कैसे काम करता है। अब देखिए अपोनेंट प्रोसेस को मोटिवेशन के फील्ड में देखें तो कहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत द्वारा व्यक्ति के सामाजिक अभिप्रेरकों यानी सोशल मोटिव्स की व्याख्या जो है काफ़ी आसानी से कर ली जाती है। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो सोशल मोटिव्स हैं उसकी व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें जो पावर मोटिव है या अचीवमेंट मोटिव है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कोई विशेष सत्ता यानी पावर या उपलब्धि प्राप्त होता है तो इससे ए अवस्था यानी उसमें प्रसन्नता की अवस्था उत्पन्न होती है, और बार बार सफलता प्राप्त होने से ए अवस्था ए डैश में अर्थात कम प्रसन्नता की अवस्था में, तथा बी अवस्था बी डैश में अर्थात तीव्र अप्रसन्नता की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर बी डैश की अवस्था जो तीव्र अप्रसन्नता की अवस्था होती है, व्यक्ति को और ऊंचा उपलब्धि प्राप्त करने तथा सत्ता संबंधी व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित करता है, जिससे पुनः ए डैश की अवस्था आ जाती है। ठीक है, यानी उपलब्धि काफ़ी अत्यधिक हुई तो सीधे ए अवस्था में फिर से आ जाता है। अतः सामाजिक अभिप्रेरकों की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा ठीक ढंग से हो जाती है।
यानी सिंपल सा ये है कि अगर आपने किसी कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया है तो पहले उस कंडीशन की, उस सिचुएशन की मान लीजिए तीव्रता सबसे अधिक होगी, फिर अडॉप्ट करने के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगी, उसे ए डैश कह दिया गया है। उसके बाद क्या है, जब वो सिचुएशन रिमूव हो जाती है, वो स्टिमुलस रिमूव हो जाता है, तो इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन जनरेट हो जाती है बी, है ना। बी भी जब तक रिमूव रहता है स्टिमुलस, तब तक बी जो है उसकी तीव्रता अधिक होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे आप अडॉप्ट कर लेते हैं बी को भी, फिर से वो जो है बी डैश में भी मतलब बी की सिचुएशन कम होने लगती है और बी की तीव्रता भी, इंटेंसिटी भी कम होने लगती है। फिर इसके बाद जैसे जैसे बी डैश कम होता है वैसे वैसे ए डैश के आने की प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ने लगती है। तो यही है इस सिद्धांत का मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका पांचवा है आदर्श स्तर सिद्धांत या उत्तेजन सिद्धांत, यानी ऑप्टिमल लेवल थ्योरी और अराउजल थ्योरी भी इसे हम लोग कहते हैं। देखिए ये क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यह सिद्धांत अभिप्रेरण की व्याख्या उत्तेजन के रूप में करता है। यानी ये जो सिद्धांत है ऑप्टिमल लेवल थ्योरी, या इसे हम अराउजल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो व्याख्या है अराउजल के रूप में करता है। उत्तेजन प्राणी के मस्तिष्क स्तंभ के रेटिकुलर फॉर्मेशन की क्रियाशीलता के प्रति सामान्य अनुक्रिया की माप होती है। आखिर देखिए अराउजल है क्या, उत्तेजना है क्या, जो प्राणी है उसका जो उसमें जो ब्रेन स्टेम के रेटिकुलर फॉर्मेशन की क्रियाशीलता है उसके प्रति सामान्य अनुक्रिया की माप होती है। और दरअसल ये जो थ्योरी बेस्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है, CNS बेस्ड है। तो अब देखिए क्या है, यह सिद्धांत जो है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के समान सुखवादी नियमों पर आधारित है। यानी ये सिद्धांत भी जो है, जैसा अभी हम लोगों ने ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी पढ़ी है, उसी के जैसा सुखवादी प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इस सिद्धांत को आखिर बढ़ाया किसने या किसने इस पर ज़्यादा जोर दिया, तो जैसे फिस्क एवं मार्डी हैं 1961, बर्लिन है 1971, डफी हैं 1957, गीन विट्टी तथा अर्किन 1984 तथा हैब 1955 ने जो है कि काफ़ी इस थ्योरी पर जोर दिया है, ऑप्टिमल लेवल थ्योरी पर। और इनके अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के सामने क्रियाशीलता या सचेतता अराउजल का एक ऐसा निश्चित स्तर होता है जिसे आदर्श स्तर कहा जाता है। यानी ये सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा फिक्स्ड लेवल होता है जिसे ऑप्टिमल लेवल कहा जाता है। और इस स्तर पर यदि व्यक्ति का व्यवहार होता है तो इससे उसे काफ़ी प्रसन्नता तथा खुशी होती है। कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का व्यवहार उस आदर्श स्तर से नीचे होता है, तो कभी ऊपर, व्यक्ति का व्यवहार उस आदर्श स्तर से काफ़ी ऊपर होता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में होता क्या है, इन दोनों परिस्थितियों या इन दोनों परिस्थितियों से उसे अपने व्यवहार से उतनी प्रसन्नता या खुशी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिमल लेवल थ्योरी को अगर मैं अपने शब्दों में समझाना चाहूँ तो मैं एक तरीके का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना के समझाना चाहूँगा, जिसमें जो ये एवरेज वैल्यू है ये आपका मान लीजिए ऑप्टिमल लेवल है, ठीक है, ऑप्टिमल लेवल। अब यहाँ पर थ्योरी ये कहती है कि अगर आप ऑप्टिमल लेवल पर हैं, ठीक है, अगर आप आदर्श स्तर पर हैं अपने, तो आपको जो है सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने इस जोन से कम हैं या इस जोन से ज़्यादा हैं तो आपको वह प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। यानी एक तरीके का कह लीजिए सामान्य शब्दों में मध्यम प्रतिपदा, न ज़्यादा न कम, केवल उतना जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो यही इस थ्योरी का मतलब है। ऑप्टिमल लेवल का मतलब ये है कि एक ऐसा लेवल जो ना आपके लिए ज़्यादा हो ना आपके लिए कम हो उसका, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, यदि उसका व्यवहार आदर्श स्तर से अत्यधिक है तो वह उसे कम कर आदर्श स्तर पर लाने के लिए अभिप्रेरित रहता है, और यदि उसका व्यवहार आदर्श स्तर से नीचे है तो वह उसे ऊंचा उठाकर, यानी कि इसी तरीके से रिसर्च की भाषा में हम कहें तो हम इंसान हमेशा अपने मीन पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। मीन पोजीशन यानी बीच की स्थिति, ना कुछ ज़्यादा हो ना कुछ कम हो, बैलेंस्ड बनाकर चलता रहे। यही ऑप्टिमल लेवल थ्योरी कहती है और अराउजल थ्योरी कहती है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, इसे मैंने बताया जैसा कि इसे अराउजल सिद्धांत भी कहा जाता है। अब उदाहरण देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिससे कई लोग मिलने आते रहते हैं। तो मान लीजिए कि किसी दिन आपके पास लगातार कई लोग मिलने के लिए आ गए और उन्होंने कोई बिना पूर्व सूचना आपको नहीं दी।
तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपकी जो क्रियाशीलता है, ठीक है, या सचेतता है, उसका स्तर जो है काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। क्रियाशीलता का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, यानी आप मीन पोजीशन से आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों का काम करने के अलावा आपके पास अपना पूर्व निश्चित कार्य भी होगा जिसे आप करना चाहेंगे। अब मान लीजिए आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपसे काफ़ी लोग मिलने आए अपना काम कराने के लिए, तो आपने क्या किया कि आप इनसे मिलेंगे तो, लेकिन आपके अपने पर्सनल काम भी हैं इन लोगों के काम के अलावा, तो आप क्या करना चाहेंगे, उसे भी करना चाहेंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या है, आप अपने सचेतता का स्तर कम करना चाहेंगे, यानी आपको लगे कि काफ़ी वर्कलोड है, अगर मैं इन्हीं लोग का काम करता रहूँगा तो अपना जो मेरे पर्सनल काम है वो कैसे पूरे होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इस स्थिति को ऑप्टिमल लेवल में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ऑप्टिमल लेवल है इससे अधिक लेवल पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो है एक ऑप्शन होगा, आप ये कहेंगे कि आप अपने नौकर या घर के अन्य व्यक्तियों को कह देंगे कि किसी के आने पर कह देना कि वे घर पर नहीं हैं। यदि आपके पास टेलीफोन है तो उसका रिसीवर आप उचित जगह हटा कर रख देंगे ताकि फ़ोन ही ना लगे। ऐसा करने से क्या होगा, आप स्वभावतः यानी नेचुरली क्रियाशीलता का स्तर आपका कम हो जाएगा और आप आदर्श स्तर पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आपसे कोई मिलने ही नहीं आता है, आप एकदम अकेले हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं और आपके पास अपना कोई शेड्यूल नहीं रहता। तो इससे क्या है, आपकी सचेतता या क्रियाशीलता का स्तर क्या है, बहुत काफ़ी कम है, यानी ऑप्टिमल लेवल से आप पहले लाई कर रहे हैं। तो अब उस दिन आप क्या कोशिश करेंगे कि फिर से हम ऑप्टिमल लेवल की या मीन पोजीशन की ओर जाने की कोशिश करेंगे, यानी आप बोर हो जाएंगे खाली बैठे बैठे भी। तो अब क्या है, यदि आप इससे भी संतुष्ट न होते हो तो आप सिनेमा चले जाएंगे या अपने दोस्तों को अपने यहाँ बुला लेते हैं एंजॉय करने के लिए, या खुद आप अपने दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, व्यक्ति अपनी क्रियाशीलता के स्तर को बढ़ाकर आदर्श स्तर पर ले जाता है ताकि उसे प्रसन्नता या खुशी होती है। तो ये है आपका ऑप्टिमल लेवल थ्योरी, ठीक है। अब इस सिद्धांत के देखिए लेकिन कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। क्या आलोचनाएं हैं, पहला इसमें यह है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां क्रियाशीलता या सचेतता का स्तर आदर्श स्तर से ऊपर होने पर भी व्यक्ति उसे नीचे लाने के बजाय और ऊपर ले जाता है और उससे उसे काफ़ी खुशी व प्रसन्नता होती है, ना कि अप्रसन्नता। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काफ़ी मेहनत करता है और कुछ धन जमा करता है। अब उसकी इच्छाएं और बढ़ती हैं, वो सोचता है कि इस धन से और अधिक धन कमाया जाए, फिर जितना धन उसने कमा लिया उससे अधिक और अधिक धन कमाया जाए, यानी पर्याप्त धन जमा होने के बाद भी वह जो है ऐसा नहीं होता है कि वह अपनी क्रियाशीलता यह सोचकर कि इससे पास पर्याप्त धन जमा हो गया है उससे कम कर देता है, यानी पैसा किसी को नहीं काटता है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप सोचते हैं और कितना पैसा कमा लें और कितना पैसा कमा लें और कितना पैसा कमा लें। तो ये होता है, आप ऑप्टिमल लेवल के भी बियॉन्ड चले जाते हैं। तो यहाँ पर यह थ्योरी जो है काफ़ी हद तक अस्पष्ट होती है और मनोवैज्ञानिकों ने जो है इस पर जो है आलोचना की है। नेक्स्ट है इसकी, देखिए क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात की आशंका जताई है कि प्रायः यह पहले से तय नहीं किया जा सकता है कि किसी अमुक कार्य या परिस्थिति के लिए उत्तेजन का आदर्श स्तर क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है, बहुत से मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन का ऑप्टिमल लेवल क्या होगा इसे डिसाइड नहीं किया जा सकता है, इसे वो पर्टिकुलर पर्सन ही डिसाइड कर सकता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। यानी इसमें ऐसी कंडीशन में क्या है कि कुछ भी पूर्व कथन करना संभव नहीं हो पाता है। आगे देखिए क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि किसी विशेष उत्तेजन को आदर्श मानने या न मानने में काफ़ी व्यक्तिगत विभिन्नता भी होता पाया गया, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके ऑप्टिमल लेवल अलग अलग हैं। तो इससे क्या होता है कि कंसिस्टेंट पूर्व कल्पना करना एक काफ़ी टेढ़ी खीर हो जाता है इस सिद्धांत के लिए। तो ये है इसकी आलोचनाएं। अब आज का जो आखिरी थ्योरी है हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर वैलेंस थ्योरी। दरअसल ये जो थ्योरी है वेक्टर वैलेंस थ्योरी, ये साइंस की फील्ड से इमर्ज हुई है, यानी कि जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इस तरीके से कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स इसमें लिया गया है वेक्टर वैलेंस थ्योरी। तो इससे प्रेरित होकर जो है इस थ्योरी को बनाया गया है। अब देखते हैं ये क्या है। देखिए, मानव अभिप्रेरण या ह्यूमन मोटिव्स के अध्ययन में कर्ट लेविन का योगदान सबसे प्रमुख है, ठीक है। वे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों यानी कि नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के कुछ संप्रतियों को लेकर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने का भरसक प्रयास किया है। यानी किसने? कर्ट लेविन ने। आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, उनका वेक्टर कर्षण शक्ति उपागम यानी कि वेक्टर वैलेंस थ्योरी जो कि कर्ट लेविन की एक अप्रोच है,
एक ऐसा ही उपागम है जिसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है, विशेषकर जो मोटिव बिहेवियर है, मोटिवेटेड बिहेवियर, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने की कोशिश की गई है। अब देखिए क्या है, इसमें जो मोटिवेटेड बिहेवियर है इसकी उत्पत्ति वैलेंस तथा वेक्टर पर आधारित होता है। देखिए वैलेंस और वेक्टर, कर्षण शक्ति क्या होता है? कर्षण शक्ति एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यानी कि घर्षण बल। घर्षण बल, अगर हम कर्षण शक्ति को मैं साइंस के लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स के दो सरफेसेस के बीच में जो घर्षण बल लगता है, जो विरोधी बल लगता है, मतलब उन फ्लूइड्स के सापेक्ष जो विरोधी बल लगता है उसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स या कर्षण शक्ति कहते हैं। ठीक है। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक डायरेक्शन को शो करता है फिजिक्स के टर्म में। ठीक है, इस तरीके से शो किया जाता है। अब देखिए आगे क्या है, कर्षण शक्ति। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वैलेंस से तात्पर्य गोल ऑब्जेक्ट का व्यक्ति के लिए महत्व से होता है। यानी यहाँ पर इस थ्योरी में वैलेंस का मतलब ये है कि जो गोल ऑब्जेक्ट है किसी भी व्यक्ति के लिए, जो गोल ऑब्जेक्ट है उसकी क्या वैल्यू है, वही वैलेंस कहलाती है, कर्षण शक्ति कहलाती है। यानी किसी भी इंसान के लिए उसके जो लक्ष्य हैं उसकी महत्ता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है उसकी नज़रों में, वो यहाँ पर इसका वैलेंस कहलाता है। आगे देखिए क्या है, वैलेंस क्या है? जो धनात्मक भी हो सकता है यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए जैसे क्या है, पॉजिटिव वैलेंस उत्पन्न करने वाले लक्ष्य वस्तु में व्यक्ति का तनाव कमता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई पॉजिटिव वैलेंस मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव वैलेंस उत्पन्न करने वाला गोल है अगर आपका, तो आपके अंदर टेंशन कम होगी। यानी मान लीजिए आपका जो है पैसा कमाने का आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आपको पता है कि इस गोल पर पहुंचने से आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, तो इससे क्या है, आपका टेंशन रिलीज हो जाएगा बॉडी का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव गोल हमारा है, पैसा कमाना। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपका टेंशन बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिखा है कि अगर जो निगेटिव वैलेंस है वो उत्पन्न करता है आपका लक्ष्य, तो आपके अंदर तनाव बढ़ता है। एक एग्जांपल देखिए क्या है, जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए जो पॉजिटिव वैलेंस है वो क्या होता है, भोजन होता है ना। यानी कि फलस्वरूप वह भोजन करने की ओर अभिप्रेरित होता है। भोजन जो है उसका पॉजिटिव वैलेंस है, और भोजन कर लेने के बाद क्या होता है, उसका टेंशन अपने आप कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुत्ता से डरता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए डॉग से डरता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कुत्ता इसके लिए जो है गोल ऑब्जेक्ट होगा और जिससे उसमें तनाव बढ़ जाएगा, उत्पन्न होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। फलस्वरूप आप क्या है, उस कुत्ते से दूर हटने की क्रिया करेंगे कि कैसे बचा जाए। तो ये क्या है, निगेटिव वैलेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, इस अप्रोच में वैलेंस तथा नीड में गहरा संबंध बतलाया गया है। सचमुच में कर्षण शक्ति निर्धारण व्यक्ति की आवश्यकता से होता है। यानी कि जो वैलेंस है उसका जो डिटर्मिनेशन है वो आपकी नीड से होता है। यानी आपकी नीड क्या है, आपकी आवश्यकताएं क्या है। अगर आपकी आवश्यकताएं एक पॉजिटिव गोल की ओर हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव वैलेंस जनरेट होगा, और अगर आपकी जो आवश्यकताएं हैं निगेटिव गोल की ओर हैं तो आपके अंदर निगेटिव वैलेंस जो है जनरेट होगा। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो क्या लिखा है, देखिए जैसे ये मैंने बता दिया कि किसी व्यक्ति के लिए वैलेंस इस बात पर निर्भर करता है कि उसे भूख लगी है या नहीं। यानी कि एक ही चीज़ आपके लिए पॉजिटिव वैलेंस का भी काम कर सकता है और नेगेटिव। कैसे? मान लीजिए आपको भूख लगी है तो भोजन आपके लिए पॉजिटिव वैलेंस का काम करेगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ी ही देर पहले आपने खाना खाया था, फिर भी आपके सामने किसी ने 56 भोग ला के रख दिया, तो उस केस में क्या है, भले भोजन जो है अच्छी चीज़ है, खाई जाती है, लेकिन आपका पेट पहले से भरा है और आपके सामने पकवान का थाली रख दिया गया है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा भर चुकी है, और ये एक तरीके का निगेटिव वैलेंस का काम करेगा। यानी आपको अब खाने की इच्छा नहीं है, यानी कि आपकी नीड ने आपके वैलेंस को पॉजिटिव या निगेटिव बनाने पर मजबूर किया। अगर आपकी नीड होती भोजन करना तो भोजन आपके लिए क्या हो जाता, पॉजिटिव वैलेंस हो जाता। अगर आपकी नीड भोजन करने की नहीं है क्योंकि आपका पेट पहले से भरा है, तो वही आपके लिए निगेटिव वैलेंस का काम करेगा। ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाला व्यक्ति के लिए जो मांसाहारी भोजन है वो निगेटिव वैलेंस का काम करेगा।
ठीक है। मान लीजिए भोजन करना, भाई भूख मिटाना सबको सब अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं और आपके सामने नॉनवेज थाली रख दी गई है, तो नॉनवेज थाली आपके लिए निगेटिव बैलेंस का काम करेगा, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए यही भोजन आपके लिए निगेटिव बैलेंस का काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, वेक्टर से क्या तात्पर्य है। देखिए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर से तात्पर्य एक ऐसे फोर्स से होता है जो व्यक्ति पर प्रभाव डालता है और उसे एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ऐसी चीज़ या ऐसा फोर्स जो किसी भी व्यक्ति को एक फिक्स्ड डायरेक्शन में व्यवहार करने के लिए, बिहेवियर करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्या कहलाता है, वो वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, वेक्टर की दिशा तथा शक्ति गोल ऑब्जेक्ट के वैलेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ गोल ऑब्जेक्ट के वैलेंस पर निर्भर करता है। यानी अगर आपका वैलेंस पॉजिटिव है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर आपकी जो वैलेंस है नेगेटिव है तो आपका स्ट्रेंथ वेक्टर का लूज होगा, कम होगा। यानी यदि लक्ष्य वस्तु में व्यक्ति के लिए धनात्मक कर्षण शक्ति तो इससे उत्पन्न बल अर्थात वेक्टर की शक्ति अधिक होगी। यही चीज़ जो मैंने आपको बता दी यही है। ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति में एक ही साथ कई तरह से वेक्टर उत्पन्न होते हैं तो इससे एक मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब इसकी भी देखिए दो मुख्य मान्यताएं हैं। क्या हैं, पहला देखिए क्या है, जैसे लेविन ने क्या कहा है, लेविन ने यह भी बताया कि जब व्यक्ति तथा लक्ष्य वस्तु के बीच दूरी बढ़ती है तो वैलेंस की अट्रैक्टिवनेस या धनात्मक कर्षण शक्ति का प्रभाव कमता जाता है। भाई जैसे जैसे इसमें लिखा है कि पर्सन और गोल के बीच की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे जो वैलेंस है वो घटता जाता है। ठीक है, कमता जाता है। इस तथ्य का प्रायोगिक समर्थन किया गया है। जैसे मान लीजिए 1 से 6 साल के बच्चों का एक समूह लिया गया और वे बच्चों के 5 से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ आकर्षक खिलौने रख दिए गए। परिणाम में क्या देखा गया, बच्चों में जैसे जैसे आकर्षक खिलौनों की दूरी बढ़ती गई, बच्चों का उनके प्रति आकर्षकता की भी कमी आती गई। आगे देखिए क्या है, दूसरी मान्यता है, जब लक्ष्य वस्तु को प्राप्त करने में व्यक्ति के सामने बाधा या रुकावट उत्पन्न हो जाती है तो इससे उस व्यक्ति में लक्ष्य वस्तु के प्रति पॉजिटिव बैलेंस में वृद्धि हो जाती है। यानी कि वही है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को पाने में कई ढेर सारी बाधाएं आती रहती हैं। इससे क्या होता है, इन बाधाओं से आप डिमोरलाइज नहीं होते, और ज़्यादा आपके अंदर जो पॉजिटिव बैलेंस है उसको लेकर, यानी उस गोल को पाने को लेकर आपके अंदर का जो पॉजिटिव बैलेंस है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सतत प्रयास करते रहना चाहिए, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो जैसे एक लोकोक्ति देखिए है जिसमें क्या है, नदी के दूसरे किनारे का घास अधिक हरा दिखाई देता है। भाई जाहिर सी बात है। तो ये था जो है इसकी दो मुख्य मान्यताएं, जिसमें जो है कि बताया गया है कि वेक्टर बैलेंस की शक्ति का समर्थन या कर्षण के में क्या प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव बैलेंस का। तो ये आज हम लोगों ने जो है तीनों सिद्धांतों को पढ़ लिया है, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, अराउजल थ्योरी और वेक्टर बैलेंस थ्योरी। इसका जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसकी जो पर्टिकुलर मान लीजिए एक मोटिवेशन की कुछ थ्योरियाँ हैं जो पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जैसे ERG थ्योरी है, हर्जबर्ग थ्योरी है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पैराडाइम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले पैराडाइम्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे जो अलग से थ्योरीज़ दी गई हैं पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के नाम पर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं UGC नेट पेपर फर्स्ट या किसी प्रकार की जॉब या PhD नोटिफिकेशन से रिलेटेड और तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम्स की, तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।